ओके, सो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर को, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आपने पढ़ लिया तो आपको इसके पूरे नंबर मिलने ही मिलने हैं। अगर आपने छोड़ा तो फिर नहीं याद है तो नहीं याद है। दिस चैप्टर इज़ लाइक दैट एंड हम यहाँ बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम स्टार्टिंग से लाइक जीरो से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल कवर द होल टॉपिक। हम इस वीडियो को 2 पार्ट में रखेंगे, हाफ आवर के। द फर्स्ट पार्ट वुड बी अबाउट लाइक द पॉलीसेकेराइड्स एंड द सेकेंड वुड कवर द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज़ लाइक हम यहाँ से शुरू करते हैं। इस पॉइंट में, इस पेज में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप एक बार खुद से रीड करें बैठ करके। बट अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एंड ये केन शुगर में होंगे, ग्लूकोज में होंगे, स्टार्च में होंगे एंड मोस्ट ऑफ देम हैव, इनका जनरल फार्मूला जो होता है वो CxH2O होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि जो सारे जो ये फार्मूला फॉलो करें वो कार्बोहाइड्रेट हो, या जो ये फार्मूला ना फॉलो करें वो कार्बोहाइड्रेट नहीं हो। ऐसे 2 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। जैसे रैमोस के बारे में दिया गया है C6H12O5। ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। वैसे जबकि आप एसिटिक एसिड के बारे में देखोगे तो ये क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है। लाइक इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप अगर आप ऐसे सी के फॉर्म में देखोगे तो ये हो जाएगा CO, ओके, C2H4O2, ओके। सो इट इज़ फॉलोइंग द क्राइटेरिया CxH2O, ओके, लाइक 2y ये फॉलो कर रहा है। बट इसके बाद भी ये इसमें कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये 2 लाइन हो जाएगी। डेफिनेशन आप यहाँ से देख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट मे बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट्स। लाइक जैसे सुक्रोज है, आपका सुक्रोज है, लैक्टोज है, मॉल्टोज है, ये हाइड्रोलाइज होकर के ऐसे यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सारों को हम कार्बोहाइड्रेट में लेंगे। अब आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड करा है, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सिंपल है, जिनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा एंड मोनोसेकेराइड जो है वो 20 टाइप्स के हैं, ओनली 20 मोनो, ये नेचर में सिर्फ 20 मोनोसेकेराइड्स हैं। ऑलिगोसेकेराइड की बात करें तो ये हाइड्रोलाइज होने के बाद से 2 to 10, लाइक 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स दे सकते हैं। पॉलीसेकेराइड्स की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि पॉलीसेकेराइड्स टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं, ओके। ये इनको नॉन शुगर्स भी कहते हैं एंड इसमें आपको जो काम वाले जितने आप स्टार्च पढ़ते हो, सेलुलोज पढ़ते हो, ग्लाइकोजन पढ़ते हो, गम्स पढ़ते हो, ये सारे इसमें आ जाएंगे। अब आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग, ये 2 पार्ट है, जिसमें रिड्यूसिंग एंड होगा, अवेलेबल होगा। लाइक सुक्रोज में कोई रिड्यूसिंग एंड नहीं होता है, C1C4 पे कनेक्शन होगा बट उसमें कोई भी सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपकी हो जाएगी, ओके। ये आपको याद रखना है एक पॉइंट यहाँ से कि सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बाई बिकॉज इसमें इन विच फंक्शनल ग्रुप आर फ्री, जिसमें फंक्शनल ग्रुप फ्री होंगे उसको हम रिड्यूस करेंगे, बस सुक्रोज में कोई भी फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं होता है, ना तो एडेनिलिक और ना ही कीटोनिक, कोई भी ग्रुप इसमें फ्री नहीं होगा। अब आ जाते हैं मोनोसेकेराइड के बारे में। मोनोसेकेराइड के बारे में अगर हम पढ़ते जाएँ तो पहला हमको मिलता है ग्लूकोज, ओके। ग्लूकोज, अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए कि आपको याद कैसे रखना है, ठीक है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हमने सुक्रोज है, सुक्रोज को हमने वाटर से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या फिर H2SO4, माइल्ड कंडीशन लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ग्लूकोज मिलेगा, एक फ्रक्टोज मिलेगा। चलिए मैं ये बताते चलती हूँ। ग्लूकोज जो होगा ये अल्फा डी ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज जो होगा वो बीटा डी फ्रक्टोज होगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं स्टार्च के बारे में। स्टार्च के बारे में जब आगे पढ़ेंगे, स्टार्च से कैसे बनता है। स्टार्च या सेलुलोज ले लेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि हम H2SO4 का ध्यान रखेंगे, HCl नहीं है। H2SO4 होगा और प्रेशर हो जाएगा इतना 2 to 3 atm प्लस टेम्परेचर हो जाएगा 393 केल्विन। यहाँ से हमको N ग्लूकोज मिलेंगे। रिमेंबर यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज मिलेगा एट दिस कंडीशन, वेर एज जबकि हम माइल्ड लाइक HCl लेंगे तो यहाँ हमको दोनों मिलेंगे। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। अगर ग्लूकोज एक एल्डो हेक्सोज होती है एंड इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं ग्लूकोज के फॉर्मूले पे। C6H12O6 इसका फॉर्मूला है एंड प्रोबेबली मान सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रोबेबली याद रखनी है। मैंने इनके लिए एक ऐसा शॉर्ट तरीका भी बना रखा है, आप चाहें तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं। देखो, ग्लूकोज को पहले आप क्या करो, HI के साथ हीट कर दो, N-हेक्सेन बन जाएगा, पहला रिएक्शन। दूसरा, ग्लूकोज को आप किसके साथ हीट कर दो, किसके साथ रिएक्ट करा दो, ग्लूकोज को आप रिएक्ट करा दो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन ऑक्सीम दे देगा। ऑक्सीम का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीम इज दिस, नीचे के 4 ग्रुप सेम होंगे, ऊपर में NOH, ये ऑक्सीम हो जाएगा। ग्लूकोज को HCN से करा दो, साइनोहाइड्रीन मिल जाएगा, दिस इज साइनोहाइड्रीन, ओके। द थर्ड वन इज, ये तो 2 रिएक्शंस हो गए हैं इसके। अब देखो, पहला रिएक्शन आपका जो है ना, ये N-हेक्सेन, ये N-हेक्सेन ये बताता है कि इसमें स्ट्रेट चेन है, ओके। N-हेक्सेन का मतलब क्या है कि इसमें स्ट्रेट चेन है। दूसरा आपको जो हमने पढ़ा था, ये HCN से रिएक्ट करता है या फिर हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट करता है, ये बता रहा है कि इसमें कोई एक ऐसा ग्रुप जरूर है जो CO है, लाइक या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है, ये बता रहा है। दूसरा लाइक CO ग्रुप इसमें है, इसमें ये कन्फर्म हो जा रहा है।
देन नेक्स्ट हम ब्रोमीन वाटर से कराएंगे। ब्रोमीन वाटर क्या होती है, यहाँ से आप ऑर्गेनिक एक चीज़ भी याद रखिए कि ब्रोमीन वाटर जो है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, CHO को ऑक्सीडाइज कर देगा, COOH में ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगी। रिमेंबर, अगर आपने यहाँ पे कोई अगर आप ग्लूकोज की जगह, चलो आप ब्रोमीन वाटर की जगह HNO3 ले लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, उस केस में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी आपकी ग्लूकोनिक एसिड जो होगी, ये OH ग्रुप जो होगा ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये आपका फाइनल निकल के आ जाएगा सैक्रिक एसिड। ओके, आगे देखते हैं एसिटाइलेशन। अगर आपने ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करा दिया, ठीक है, तो ध्यान देना कि एसिटाइलेशन जो होगा वो CHO ग्रुप का नहीं होता है, वो सिर्फ अल्कोहल का होता है। ओके, तो अल्कोहल जो होंगे वो किस में चेंज हो जाएंगे, इसका एस्टरिफिकेशन हो गया, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, अब इससे एनहाइड्राइड बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये एनहाइड्राइड बन गया, 5 एनहाइड्राइड। अभी प्रेजेंस ऑफ 5 एनहाइड्राइड क्या बताता है कि 5 इसमें OH ग्रुप्स हैं। देन नीचे आ जाते हैं, अब हम इसका, मैंने बताया आपको ऑक्सीडेशन करेंगे तो सैक्रिक एसिड बन जाएगा, इसका भी ऑक्सीडेशन, ग्लूकोनिक एसिड एंड ग्लूकोज दोनों ही ऑक्सीडाइज होकर क्या देंगे, सैक्रिक एसिड देंगे। अब नीचे आ जाते हैं, अब हमें एक और चीज़ क्या इंपॉर्टेंट याद रखनी है, यस, प्लस, अगर OH आपका राइट हैंड साइड पे है तो वो प्लस है, ओके, OH लेफ्ट पे है तो वो माइनस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, 2 एनेंशियोमेरिक, ये 2 एनेंशियोमेरिक फॉर्म्स हैं। ओके, अभी आगे हम बताएंगे एनेंशियोमर और एनोमर में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, ये है हमारा डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड और ये है डी प्लस ग्लूकोज। ओके, अब ये तो स्ट्रक्चर जो बताए गए हैं कि हम पॉजिटिव निगेटिव कैसे मानते हैं, OH इधर के साइड में है तो इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसलिए ये डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, OH इधर है, ये भी पॉजिटिव है एंड डी है। देन नेक्स्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक स्ट्रक्चर की 3 बातें आपको याद रखनी है। पहला ये कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके बाद भी ये स्विफ्टेस्ट नहीं देगा। ओके, दूसरा ये कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट नहीं फॉर्म करता है, किसके साथ, NaHSO3 के साथ। तीसरा जो कि अभी आपके एलन के टेस्ट में आया हुआ था, दूसरा पॉइंट, द पेंटासीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन अगेन NH2OH। पेंटा एसीटेट इसका जो बना है ना, ये पेंटा एसीटेट इसका जो होगा वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये इंडिकेट करता है कि क्या है, एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप, क्योंकि हमारे चेन रिएक्शन में क्या है, CHO ग्रुप है, बट हमारे इस वाले में क्या होता है कि फर्स्ट कार्बन जो होता है ये इसके आकर के 5th कार्बन से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से ये CHO ग्रुप इसका खत्म हो जाता है, ये कार्बन यहाँ पार्टिसिपेट, ऑक्सीजन यहाँ पार्टिसिपेट कर देगा, तो इस वजह से ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। पेंटासीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन, इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। नेक्स्ट आते हैं, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टाइन फॉर्म। इसमें भी 2 फॉर्म्स होंगे, अल्फा एंड बीटा। इसमें डिफरेंस क्या है, अल्फा ग्लूकोज की मेल्टिंग पॉइंट जो होगी वो 419 की हो जाएगी और ये ऑब्टेन होती है फ्रॉम द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। रिमेंबर, ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से मिलेगी। टेम्परेचर कितना हो जाएगा इसका, टेम्परेचर लो टेम्परेचर है यहाँ पे 303 केल्विन टेम्परेचर है, जबकि बीटा में क्या होता है, हम इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगी, 423 हो जाएगा और ये ऑब्टेन भी कब होगा, 371 केल्विन पे, टेम्परेचर भी इसके लिए ज़्यादा हो जाएगी। हमें आगे याद रखना पड़ेगा अल्फा बीटा, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे ना आगे तो अल्फा ग्लूकोज कहाँ आ जाएगा आपके, आप अल्फा ग्लूकोज के बारे में पढ़ोगे, ये माल्टोज में आ जाएगा, वेरेज बीटा ग्लूकोज जो होगा ये कहाँ आ जाएगा आपका, लैक्टोज में आ जाएगा, तो आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। दिस बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन, ये बिहेवियर क्या है, ओपन जिनसे आप नहीं बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या है, CHO साइक्लिक हेमिस्ट्रियल हो जाएगा। इट वाज फाउंडेड द ग्लूकोज हैव 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग होगी, 5 कार्बन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा, 6 मेंबर्ड रिंग, 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। अब एक और चीज़ क्या याद रखनी है हमको कि इसका C5 जो होता है C1 से कनेक्ट करता है। ओके, इन्वॉल्व इन द रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन में पूछ सकता है क्या इन्वॉल्व है, C1 एंड C1 to C5 ये इन्वॉल्वमेंट है। दिस एक्सप्लेन्स द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप। अब यहाँ से क्या हो गया, जब यहाँ से बॉन्ड बन गई तो CHO ग्रुप इसका एब्सेंट हो गया। दिस एक्सप्लेन्स द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप एंड ऑल्सो द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन द 2 फॉर्म विच। अभी 2 तरीके हो सकते हैं इसके। पहला कि C1 का OH इधर हो, मैंने बताया था कि OH अगर राइट में होगा तो ये अल्फा डी हो जाएगा, OH अगर लेफ्ट में हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बीटा डी। ओके, यहाँ OH लेफ्ट है, यहाँ OH राइट है, राइट में है OH तो ये क्या हो गया आपका अल्फा, लेफ्ट में है तो ये आपका बीटा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रखे हैं कि साइक्लिक के फॉर्मेशन है C1 to C5 है, ये आपको याद रखना है कि C1 C5 के बीच बॉन्डिंग होती है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये हमने स्ट्रक्चर बताया था कि 5 इसमें कार्बन होंगे, 1 इसमें ऑक्सीजन होगा, इसको हम फ्यूरॉन कहते हैं। अभी फ्यूरॉन के बारे में ठीक है। अभी देखो द 2 साइक्लिक हेमिस्टर, अभी 2 साइक्लिक हेमिस्टर बने थे, अल्फा डी बीटा डी, इनको हम क्या बोलते हैं, एनॉमर बोलते हैं, या ये पूछा जा चुका है कई बार तो आप ये याद रखेंगे। द 6 मेंबर साइक्लिक, इसको पैरेनोज स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, अल्फा एंड बीटा ये एनालॉजी हो सकती है पायरेन्स की, इस वजह से इसको कौन से स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं, हार्वर्ड स्ट्रक्चर से दिखाते हैं। अब आ जाते हैं फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज के बारे में हम पढ़ेंगे तो फ्रक्टोज जो होगी ये कीटो हेक्सोज होगी। ओके, इट इज ऑब्टेन बाय द ग्लूकोज, सेम वही हाइड्रोलाइसिस ऑफ उससे सुक्रोज से। एंड रिमेंबर जब यहाँ हाइड्रोलाइसिस आते हैं तो H2SO4 एंड HCl में से कोई भी ले सकते हैं और माइल्ड कंडीशंस होती हैं।
फ्रक्टोज हैज़ ऑल्सो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 6 सेम होता है, C6H12O6। एंड इसके रिएक्शंस के बेसिस पे हम देखते हैं कि इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप कहाँ होगा? सेकंड कार्बन पे। कीटोनिक ग्रुप कहाँ होगा? सेकंड कार्बन पे। कीटोनिक ग्रुप इज ऑन सेकंड कार्बन। कार्बन सेकेंड एंड 6, अभी कार्बन सेकेंड एंड 6 चेन हैज द केस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अभी 6 कार्बन का चेन होगा, इसमें भी बिलोंग्स टू द डी सीरीज ऑफ लीवो रोटेशन कंपाउंड, मतलब डी है एंड लीवो रोटेशन मतलब निगेटिव। इट ओपन द चेन, ठीक है, ओपन चेन में अभी आ जाते हैं। इट ये भी 2 साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगेन अगर इधर की तरफ है ये, तो ये क्या हो गया? अल्फा। OH अगर लेफ्ट साइड में है तो ये हो गया बीटा। कनेक्शन कहाँ से होता है? इसमें कनेक्शन होगा C2 से C5। कनेक्शन कहाँ होगा? C2 से C5। C2 कौन सा होता है हमारा? C2 इज आवर कीटोनिक ग्रुप, ओके। तो कीटोनिक ग्रुप से लेकर के C5 पे इसका कनेक्शन हो जाएगा, यहाँ से रिंग बनेगी। अभी देखते हैं यहाँ पे ये अल्फा डिफ्यूजनेज, क्यों अल्फा? अब देखो नीचे जब होगा तो अल्फा, सेम याद रखना, जब लेफ्ट में जब राइट में होगा तो अल्फा, या फिर जब OH नीचे होगा तो ये अल्फा, OH ऊपर होगा तो ये बीटा। नाउ आ जाते हैं डाइसैकेराइड्स पे, ओके। डाइसैकेराइड में हमको मेनली 3 डाइसैकेराइड यहाँ पढ़ने हैं। पहला हमको पढ़ना है सुक्रोज, दूसरा हमको पढ़ना है माल्टोज और तीसरा हमें पढ़ना है गैलेक्टोज, ओके। देयर इज ओनली 3 डाइसैकेराइड्स, ओके। हम डाइसैकेराइड्स एंड देन पॉलीसैकेराइड्स खत्म करेंगे एंड देन विल मूव टू द प्रोटीन्स इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो, ओके। सुक्रोज के बारे में आप पढ़ते हैं। सुक्रोज क्या होती है? देखो द 2 मोनोसैकेराइड, कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स होंगे? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अभी ग्लूकोज कौन सा है, फ्रक्टोज कौन सा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। 2 ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में अटैच कैसे होंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। इसमें निकलेगा क्या बाहर? एक वाटर निकल जाएगा, ओके। ये रहा आपका। देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? C1 ऑफ अल्फा कार्बन, अल्फा ग्लूकोज का C1 ले लेंगे, अल्फा ग्लूकोज का C1, ओके, मतलब CHO वाला कार्बन। और बीटा फ्रक्टोज का क्या लेंगे हम? C2 लेंगे। बीटा फ्रक्टोज का क्या लेंगे? 2 का मतलब क्या था? इसका आपने एल्डिहाइड वाला पार्ट ले लिया, इसका आपने क्या किया? कीटोन वाला पार्ट ले लिया। इफ यू रिमेंबर फ्रक्टोज में C2 पे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ था, ओके। तो इसका हमने C2 ले लिया, इसका हमने C1 ले लिया है, मतलब दोनों का जो रिड्यूसिंग एंड था वो मिलकर के कहाँ आ गया? बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब इसके पास क्या हो गया? रिड्यूसिंग एंड बचा ही नहीं। जब रिड्यूसिंग एंड नहीं बचा है तो सुक्रोज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बॉन्ड किसके बीच हो रहा है? C1 एंड C2, C1 एंड C2, ये आपको याद रखना है। C1 एंड C2 के बीच बॉन्ड हो रहा है, C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज। ना आगे बढ़ते हैं। अभी लिव रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड डेस्ट्रो रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्या था? ये डेस्ट्रो रोटेशन था, लेकिन जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो डेस्ट्रो रोटेशन जो होता है वो 52.5 डिग्री होता है, वह लीवो रोटेशन जो होगा वो 92 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा ज़्यादा है? लीवो रोटेशन। तो एज अ रिजल्ट ये क्या हो जाएगा? एक्वस सोल्यूशन में सुक्रोज कैसे बिहेव करेगा? लीवो रोटेटरी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर। क्रिस्टलाइन में किसी और तरह है और बाद में बदल गया, तो क्या हो गया? वो इन्वर्ट शुगर। नेक्स्ट आ जाते हैं माल्टोज में। Another disaccharide maltose is composed of the 2 अल्फा, ये किसका होगा? 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का बना होगा। 2 अल्फा डी ग्लूकोज, रिमेंबर माल्टोज किसका बना है? सिर्फ 2 अल्फा डी ग्लूकोज का। इसमें हम क्या देखेंगे कि C1 और C4 की बॉन्डिंग होगी। अगर C1 और C4 की बॉन्डिंग हो गई तो इसका C1 क्या है? इसका C1 जो है वो फ्री है, मतलब इसके पास एक रिड्यूसिंग एंड है, इसलिए माल्टोज क्या होगा? रिड्यूसिंग शुगर। याद क्या रखना है हमको मेनली? इसमें C1 C2 लिंकेज होगी, लिंकेज क्या होगी? सॉरी, C1 C4 लिंकेज होगी माल्टोज में। माल्टोज में लिंकेज होगी C1 एंड C4 की, माल्टोज में लिंकेज होगी C1 C4 की, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज हो जाएंगे इसमें, और ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। बस इतना ही आपको याद रखना है। नाउ कम अप टू लैक्टोज। लैक्टोज की अगर हम बात करें तो इसमें बीटा डी गैलेक्टोज होता है। इसकी यूनिट क्या क्या है? बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। नंबर कौन सा है? 1 and 4। 1 and 2 6 किस में है? सुक्रोज में है, बाकी सब में 1 4 है। 1 4 पे बॉन्डिंग हो जाएगी इसमें भी। एंड यूनिट जो होंगे वो C1 वाला जो होगा गैलेक्टोज होगा, पहला वाला गैलेक्टोज और दूसरा वाला ग्लूकोज। दोनों बीटा होंगे और दोनों ही बीटा होंगे, बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज, ये भी आपको याद रखना है। आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड पे। पॉलीसेकेराइड, अभी पॉलीसेकेराइड में बहुत सारे हैं बट मेनली हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्टार्च के बारे में। पहले हम स्टार्च पढ़ेंगे, देन हम सेल्यूलोज पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन के बारे में, ओके। तो स्टार्च के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्च क्या होता है? एक पॉलीमर है, ये भी किसका? ये सिर्फ ग्लूकोज का पॉलीमर है। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ओके। एमाइलोज जो होती है वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होती है, ये लगभग 15 से 20% होगा स्टार्च का। वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट काफ़ी कम है, एमाइलोज होगी, ठीक है। और दूसरी क्या हो जाएगी? केमिकली एमाइलोज इज अ लॉन्ग ब्रांच चेन ऑफ 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज। कितना है ये? 200 से लेके 1000 तक अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट मिलकर के बनाए हुए हैं, ठीक है। अभी एमाइलोज आपस में कैसे अटैच होंगे? एमाइलोज जो अटैच होंगे आपके वो अटैच होंगे C1 एंड C4। एमाइलोज का कनेक्शन कैसे होगा? C1 एंड C4 से। और आपस में भी कैसे अटैच होंगे? ये ग्लाइकोसिडिक से। ये एमाइलोज है C1 C4, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज ये सब क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज आपके अटैच होते गए हैं C1 C4 से।
अभी एमाइलोपेक्टिन क्या है, वाटर इनसेल्युबल पार्ट है, इसी वजह से जो आपका स्टार्च होता है वो जल्दी पानी में डिजोल्व नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80 to 85% ऑफ द स्टार्च। ये भी यहाँ से भी 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इट इज़ अ ब्रांच चेन। अब ये क्या है, एमाइलोज हमारी स्ट्रेट चेन थी 2000 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज की, लेकिन ये क्या है, ब्रांच चेन हो जाएगी, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज का ये भी होगा, इसमें भी C1C4 पे लिंकेज होगी। एंड ब्रांचिंग कहाँ पे आकर होगी, ब्रांचिंग होगी 1 to 6। इसका फर्स्ट ओके ब्रांच करेगा किसके साथ, इसका फर्स्ट ब्रांच करेगा इसके 6 के साथ। जैसे यहाँ देखते हैं ये एमाइलोज है, ये अमाइलोपेक्टिन है, ठीक है। ब्रांचिंग कहाँ हो रही है, C1C4 इस पर ब्रांचिंग देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ हम एमाइलोपेक्टिन में क्या मिलता है, हमको ब्रांचिंग देखने को मिलता है। यहाँ स्ट्रेट चेन होगी एमाइलोज में, यहाँ पे ब्रांचिंग हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का ही मिलकर बना होगा। याद क्या रखना है अगर कोई पूछता है तो, कि एमाइलोज जो होगी वो 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट की मिलकर बनी होगी, स्ट्रेट चेन होगी, C1C4 कनेक्शन होगा, वाटर सोल्यूबल होगा। एमाइलोपेक्टिन में 80 to 85% ऑफ स्टार्च है, ये ब्रांच चेन पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। C1C4 ग्लाइकोसिलिक लिंकेज से जुड़े हुए हैं, ब्रांचिंग जो होगी वो C1 और C6 के बीच में होगी, ये भी ग्लाइकोसिलिक लिंकेज से ही होगी। नाउ सेलुलोज पे आ जाते हैं। सेलुलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट, एंड ये सेलुलोज ज़्यादातर प्लांट में होते हैं, एंड इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का सबसे अधिक यही मिलता है सेलुलोज। इट इज़ द प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द सेल वॉल ऑफ द प्लांट। सेलुलोज इज स्ट्रेट चेन। अभी क्या है, सेलुलोज के बारे में याद करना है, ये स्ट्रेट चेन है, सेलुलोज इज अ स्ट्रेट चेन। पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ ओनली बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है हमको इसमें, ओनली बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज एक जगह और कहाँ था हमारा, लैक्टोज में था, ओके। लैक्टोज का सेकेंड यूनिट जो था वो बीटा डी गैलेक्टोज था, फर्स्ट यूनिट जो था वो बीटा डी गैलेक्टोज था। विच आर जॉइंट, अभी भी कैसे जॉइंट होंगे, C1 और C4 से। थर्ड वन इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज वेरी कॉमन टू एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में भी। द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर इन एनिमल बॉडी, से क्या बोलेंगे हम, ग्लाइकोजन बोलेंगे, इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। एंड ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, एमाइलोपेक्टिन की तरह होगा, ओके। बस इसमें क्या होता है कि ये मोर हाईली ब्रांच होता है, यहाँ पे ब्रांचिंग एक ही जगह है, यहाँ पे हाईली ब्रांच हो जाएगा। इट इज़ प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होगा, लीवर में, मसल्स में और ब्रेन में। पोजीशन क्या है, लीवर, मसल और ब्रेन। व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज, तो उस वक्त क्या करता है, एंजाइम ब्रेक कर देगा ग्लाइकोजन को, और ग्लाइकोजन किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा। ग्लाइकोजन किस में पाया जाएगा, ईस्ट और फंगस में। अभी बायोलॉजिकल लेवल पर आपको पता है कि हम दोनों को एक ही में रखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल दोनों में होते हैं, प्लांट एनिमल दोनों में है। ये मेजर पोर्शन होते हैं हमारी फूड का। हनी हैज़ बीन यूज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, हम देखते हैं वेद आयुर्वेदा में यूज़ होता है हनी। एंड कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये स्टार्च को स्टोर करता है, एंड एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा और प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लोथ से लेकर के हम कॉटन फाइबर में देख सकते हैं। मटेरियल्स आर फॉर मेनी इंपॉर्टेंट, जैसे लाइक टेक्सटाइल है, पेपर है, लिकर है, एंड ब्रिवरीज में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा प्रोटीन है, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, आप अपनी एनसीईआरटी खोल करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ में एनसीईआरटी को कवर करेंगे।